गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हो आप सभी। चलिए सारे लोग जुड़ जाइए, फटाफट सारे लोग जुड़ जाइए। चलिए पिछले क्लासों में हमने किसके बारे में अध्ययन किया था, तो पिछले क्लासों में हमने पढ़ा था एटम के बारे में, और उसी से रिलेटेड कुछ और टॉपिक आपका बच गया था, कुछ पॉइंट बच गए थे एटम से रिलेटेड, है ना। जैसे आपका आइसो डाइफर बच गया था, आइसो इलेक्ट्रॉनिक बच गया था। तो इन चीज़ों को हम जान लेंगे, साथ ही साथ इनमें जान लेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में जान लेंगे, है ना। इसके बाद कुछ टर्म हो जाते हैं सब पार्टिकल का, जो एटम के ही पार्ट होते हैं, उनको भी हमें इसी में जानना है। तो देखिएगा ध्यान से, थोड़ा सा आपको पीछे वाली बात को रिपीट करवा दूं एटम के बारे में। तो पहले हमने पिछले क्लासों में पढ़ा था कि एटम क्या होते हैं, या तो मैंने कहा था कि इसको डिफिनेशन के तौर पे याद रख लो, या फिर जानकारी के लिए रख लो कि एटम है ही क्या, है ना। इसके बाद हमने जाना था कि एटम के बारे में सबसे पहली बात किसने बताया। इसके बाद एटम के अंदर क्या क्या होते हैं, जैसे हमने बताया था कि ऑर्बिट होते हैं, न्यूक्लियस होते हैं। फिर कहा था कि न्यूक्लियस के बारे में सबसे पहली बार किसने बताया, है ना, कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था। इन सारी बातों को हमने देख चुके थे। कितने कच्चे होते हैं इनके बारे में भी हमने बात कर लिया था। इसके बाद आपका एटम के मौलिक कण जो थे, आपका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनके बारे में भी हमने कल बात किया था। तो इन्हीं से रिलेटेड कुछ आगे की पॉइंट आज देखते हैं हम। तो समझिएगा सभी को गुड इवनिंग। तो समझिएगा ध्यान से, अगला हमारा कल के लिए हमने लास्ट में पढ़े थे आइसोटॉप्स, और इसी के साथ एक और पॉइंट पढ़े थे आइसोबार्स। इसको हिंदी में हमने नाम दिया था समस्थानिक, और इसको नाम दिया था समभारिक। इसमें हमने क्या पॉइंट देखा था भाई, तो हमने आइसोटॉप में देखा था कि जिसमें एटॉमिक नंबर क्या था, इक्वल। अगर यहाँ पे क्या था, एटॉमिक मास इसका डिफरेंट था, एटॉमिक मास इसका क्या था, डिफरेंट था, अलग अलग था। तो ऐसे एलिमेंट को हम क्या नाम दिए थे, आइसोटॉप्स के नाम दिए थे। और आइसोबार्स में क्या लिखा था भाई, जस्ट इसका अपोजिट लिखा था कि जिसका एटॉमिक मास क्या हो, इक्वल हो, और जिसका एटॉमिक नंबर क्या होनी चाहिए, तो एटॉमिक नंबर डिफरेंट होना चाहिए। तो वैसे एटम एलिमेंट को क्या नाम देते हैं, आइसोबार्स नाम दिए थे। इसके बाद देखिए ध्यान से, आगे और भी टर्म होते हैं, जैसे कि यहाँ पे होता है आइसोटोन्स। तो समझते हैं आइसोटोन्स के बारे में। आज कुछ आगे की पॉइंट को जानते हैं। तो देखिएगा आइसोटोन्स, आज का पहला पॉइंट होगा हमारा आइसोटोन्स। इसे हिंदी में कहते हैं सब न्यूट्रॉनिक। कह रहा है कि वैसा एटम जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या जो हो वो क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। वैसा एटम जिसमें न्यूट्रॉन्स जो होंगे वो क्या होंगे भाई, इक्वल होंगे, बराबर होंगे। तो वैसे एटम को अपन क्या नाम देंगे, तो वैसे एटम को अपन नाम देंगे आइसोटोन्स नाम दे देते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आपको बता दूं, तो एग्जाम्पल हो जाएगा हाइड्रोजन का एक आइसोटॉप्स को उठा लो, और एक लिथियम को उठा लो, 4 2 वाली, लिथियम को उठा लेंगे। इसमें हम देखेंगे तो क्या होगा भाई, इसमें एटॉमिक नंबर का जो मान हो कितना होगा, 1 होगा। और एटॉमिक मास हमने कहा था कि कोई भी एटम को रिप्रेजेंट हमने इस प्रकार से किया था, ए इसका एटॉमिक मास, ऊपर वाला इसका क्या था भाई, एटॉमिक मास था, और नीचे इसका क्या लगा हुआ था, तो नीचे इसका लगा हुआ था एटॉमिक नंबर। इसी के बारे में हमने जाना था। तो यहाँ पे समझना ध्यान से कि ये जो आपका 1 है इसका एटॉमिक नंबर, 2 इसका क्या है, एटॉमिक मास है। और हमने कहा था कि जो आपकी एटॉमिक मास होता है भाई, वो क्या होता है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है।
तो हम यहाँ से न्यूट्रॉन की संख्या यदि ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए माइनस क्या कर देंगे, प्रोटॉनों की संख्या को माइनस कर देंगे तो न्यूट्रॉन निकल जाएगा। और जब न्यूट्रॉन निकल जाएगा तो यहाँ पे देखते हैं कितना न्यूट्रॉन बचता है भाई। तो यहाँ पे प्रोटॉन कितना हो गया, 1। तो यहाँ पे न्यूट्रॉन की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 माइनस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर भी सेम बात वही करेंगे। यहाँ पे एटॉमिक नंबर 3, एटॉमिक मास 4, प्रोटॉनों की संख्या जितना होगा उसका एटॉमिक नंबर सेम होता है 3 होगा। तो यहाँ पर भी n की मान कितना हो जाएगा, 4 माइनस 3 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1। अब देख रहे होंगे कि यहाँ पर इन दोनों का जो न्यूट्रॉनों की संख्या है, इन दोनों का जो न्यूट्रॉनों की संख्या है वो क्या दिख रहा है भाई, इक्वल दिख रहा है। तो इक्वल दिख रहा है मतलब कि क्या, ये आपस में कैसा एलिमेंट है, तो ये आपस में आइसोटोन्स है। ये आपस में क्या कहलाएंगे, आइसोटोन्स कहलाएंगे। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है कि आइसोटोन्स क्या होते हैं। तो वे परमाणु जिनमें आप न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है, समान होती है, आइसोटोन्स कहलाते हैं, है ना। इसके बाद देखिए, ये थी आपकी आइसोटोन्स। 2-4 को आप निकाल भी सकते हो, जैसे मैं आपके लिए दे दूं, आप ले लो कार्बन को 12 वाला और इसको बाद ले लो कार्बन 3,6,12 और 7,3,6,12 और 7N13, ये आपस में आइसोटोन्स हैं या नहीं हैं। तो इसको आप निकाल लीजिएगा, कार्बन का कौन सी 12 का और नाइट्रोजन की कौन सा 13 वाला जो आपके आइसोटोन्स है, इसको आप निकालिएगा और फिर हमें बताइएगा कि क्या ये आपस में आइसोटोन्स है या नहीं है। और एग्जाम्पल दे दूँ आपको तो और भी लिख लो यहाँ पे। और आप क्या लिख लोगे, तो यहाँ पे लिख लो सिलिकॉन, फास्फोरस, इन दोनों के बीच देख लेना कि क्या ये भी आइसोटोन्स है या नहीं है, है ना। सिलिकॉन और फास्फोरस के बीच देख लेना कि आपस में आइसोटोन्स है या नहीं है। तो इतना आप निकाल लेना, है ना। इसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। कुंदन गुप्ता जी वेरी गुड इवनिंग। चलिए देखिए ध्यान से, इसके बाद आगे क्या याद रखना है आपको, तो आपको इसके बाद आगे याद रखना है भाई यहाँ पे। इसके बाद हम पढ़ लेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक, इसे हिंदी में कहते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक। तो देखिएगा ध्यान से, सम इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है। कह रहा है कि वैसे एटम जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जिनमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होनी चाहिए। तो वैसे एटम वाले परमाणु, वैसे एलिमेंट के परमाणु को क्या नाम देंगे हम, आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहेंगे। जैसे देखिएगा आप यहाँ पे एग्जाम्पल में दे दूँ आपका नियॉन, इसके बाद सोडियम प्लस वाला, Mg डबल प्लस और Al ट्रिपल प्लस। इन सभी में यदि हम बात करें किसका, तो इन सभी में हम बात करें एटॉमिक नंबर की, तो एटॉमिक नंबर नियॉन का कितना होगा, 10। सोडियम का भी कितना होता है, 11। मैग्नीशियम का 12। एल्युमिनियम का कितना होगा, 13 होगा। बात यहाँ पे चार्जों की है, तो ये प्लस वाला चार्ज है। और हमने कहा था कि कोई भी एलिमेंट जब इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, तो वह पॉजिटिव चार्ज को एक्सेप्ट करता है, प्लस वाले चार्ज को अपने ऊपर लेगा। मतलब कि ये भी एक एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया भाई, डोनेट कर दिया है। तो यहाँ तो इसका एटॉमिक नंबर 11 है, पर एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया तो कितना होगा, इलेक्ट्रॉन बचा, 10 बचा होगा। इन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन बाहर दे दिया तो इसमें कितना बचा होगा, 10 बचा होगा। इन्होंने 3 इलेक्ट्रॉन बाहर दे दिया तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 10 होंगे। अब यहाँ पे देखोगे तो पता चलेगा कि नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम में, इन तीनों में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वह 10 10 10 है। मतलब कि ये सभी आपस में क्या है, तो ये सभी आपस में आइसो इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट है। तो आई होप आप लोग के यहाँ पे समझ में आया होगा कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है।
आइसोटोन्स होते हैं पिंटू जी, आइसोटोन्स होते हैं और ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछेगा, कह देगा कि बताओ भाई Na प्लस Mg डबल प्लस और फिर एक लिख देगा कि Na में कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। तो फिर आपको बताना होगा, आपको निकाल के देखना होगा कि कौन कौन से एटम एलिमेंट का जो आप इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो मैच कर रहा है और किसका मैच नहीं कर रहा है। जिसका मैच करेगा वो आपस में आइसो इलेक्ट्रॉनिक होंगे और जिसका मैच नहीं करेगा वह इनसे क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो सिंपल सा आपसे यहाँ पे क्वेश्चन कर लेता है। इसके बाद देखिए ध्यान से, अगला आपका पॉइंट होगा आइसोडाइफर। आइसोडाइफर भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक के जैसा ही एक पॉइंट है। आइसोडाइफर के बारे में क्या समझना है आपको, देखिएगा अगला पॉइंट है आपका आइसोडाइफर। आइसोडाइफर इसे कहेंगे। इसमें क्या याद रखना है, तो याद रखना कि ऐसा एटम जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अंतर, जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अंतर क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो वैसे एटम वाले परमाणु को क्या नाम देंगे, तो उसको हम नाम देंगे आइसोडाइफर। जैसे एग्जाम्पल में देखना 92 यूरेनियम 235 और 90 थोरियम 231 को बात करें तो इसमें देखिएगा, इसमें पूरी चीज़ आपको क्लियरिटी हो जाएगा। यहाँ पे इसमें एटॉमिक नंबर की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा 92, एटॉमिक मास की बात करेंगे तो 235 हो जाएगा। और यहाँ पे जब हम बात करेंगे किसका, प्रोटॉन की, तो प्रोटॉन हो जाएगा 92। और यहाँ पे हो जाएगी न्यूट्रॉन की बात करेंगे तो एटॉमिक मास से यदि हम माइनस करते हैं प्रोटॉन को तो न्यूट्रॉन बचता है। तो न्यूट्रॉन यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस करेंगे यहाँ पर तो आ जाएगा 5 में से 2 3 बचेगा और 13 में से 9 गया 4 बचेगा और यहाँ 143 गुण न्यूट्रॉन बचे। इसके बाद यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, एटॉमिक नंबर 90। एटॉमिक मास की बात करेंगे तो 231 हो जाएगा। और यहाँ पे बात करेंगे हम प्रोटॉन की तो प्रोटॉन भी उतना ही हो जाएगा जो एटॉमिक नंबर उसका है। तो यहाँ पे न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा भाई, 231 में से 90 को माइनस करेंगे तो बचेगा यहाँ पे 1, इसके बाद 4 1, 141 को यहाँ पे न्यूट्रॉन बचा। और कह रहा है कि आइसोडाइफर हम उसी को कहेंगे जिसके एटम में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अंतर क्या होनी चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो इसमें बात करते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अंतर। ये देखो प्रोटॉन है और यहाँ पे न्यूट्रॉन है, तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अंतर यदि देखेंगे तो 143 में से हम माइनस कर देते हैं कितना, 92 को, तो क्या बचेगा भाई, यहाँ पर 1 बचेगा और ये बच जाएगा आपका 5, 51 बचा। और यहाँ पे जब माइनस करेंगे अपना कितना, 141 से माइनस करेंगे यहाँ पे न्यूट्रॉनों की संख्या को, प्रोटॉनों की संख्या को माइनस करेंगे तो बच जाएगा 1, यहाँ पर भी कितना बच गया 51। मतलब कि इन दोनों का यूरेनियम 90 to 235 और थोरियम 90 से 231 को देखेंगे तो ये आपस में, इनमें n की जो मान हो वो क्या है, आपस में इक्वल है। सॉरी, p माइनस n का जो मान है वो आपस में इक्वल है। मतलब कि आपस में एक ऐसे एलिमेंट है तो आइसोडाइफर एलिमेंट है। कैसे हैं, आइसोडाइफर एलिमेंट आपस में कहलाएंगे। यहाँ तक में किसी को दिक्कत तो नहीं है, बिल्कुल पिंटू जी 51 आया, कितना बच गया 51 बच गया यहाँ पर। तो यहाँ में किसी को दिक्कत तो नहीं है, अभी तक में किसी का दिक्कत तो नहीं है। यहाँ पे सारा चीज़ क्लियर है सभी का, सारा चीज़ क्लियर तो है ना सभी का। एक बार आप ओके लिख के भेज दीजिए। कुंदन गुप्ता जी क्या प्रॉब्लम हो गया, यहाँ पे समझ में नहीं आया कि आपको क्या दिक्कत हो गया। चलिए पिंटू जी बोल रहे हैं ओके, चलिए आगे की ओर समझते हैं। इसके बाद एटम में एक बात बहुत बार पूछा जा चुका है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, और ये बात आपको याद रखना होगा कि कौन सी एटम की कौन सी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, इसके बारे में आपको जानना होगा। तो देखिएगा ध्यान से, देखिए ध्यान से,
यहाँ पे आपको बता दूं हम कि मैंने पिछले क्लासों में बताया था कि मान लो कि एक कोई एटम है और इसके अंदर क्या है भाई, न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस में प्रोटॉन और क्या थे, कल न्यूट्रॉन थे, और इसकी बाहर की ओर क्या थे, कक्षा थे। इस प्रकार की कक्षाएं थे और इन कक्षाओं में क्या भ्रमण कर रहा था भाई, तो मैंने कहा था कि इनमें इलेक्ट्रॉन क्या करता है, मूव करते रहता है। तो यहाँ पे हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि एटम की किसी भी बाहरी कक्षा में क्या उपस्थित होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। यहाँ पे समझिएगा ध्यान से, इस न्यूक्लियस के पास वाली कक्षा को बात करेंगे तो इसको हम के कक्षा के नाम देते हैं। इसके बाद आगे वाला कक्षा को एल कक्षा कहा जाता है। इसी प्रकार आगे की कक्षा होता है एम और कितने, एन। बात करेंगे कि किसी भी एटम में टोटल कितने हो सकते हैं, आपका कक्ष कितने ऑर्बिट हो सकते हैं। तो ऑर्बिट की बात करेंगे तो ये उसके क्या एलिमेंट पे डिपेंड करता है कि उस एलिमेंट या उस एटम का कितना बड़ा साइज है ना, उसका एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे समझिएगा ध्यान से, मैंने कितने कक्षा को डिनोट किया है यहाँ पे समझने के लिए। आपका 4 कक्षा है, के, एल, एम और क्या है, एन है। आपका मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन पूछा जाएगा कि बताओ भाई के में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, तो क्या बताना है, 2 बतानी है। एल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होता है, 8 होगा। एम में कितना होता है भाई, 18, और एन में कितना याद रखना है, 32। अब आप जानोगे यहाँ पे कि ये सारे कैसे फिल हुए, तो एक फार्मूला आपको याद रखना है कि ये सारे जो फिल होते हैं भाई ना, वो 2n² फार्मूला के द्वारा फिल किए जाते हैं। यहाँ पे 2 तो एक कांस्टेंट है, पर n की बात करेंगे तो यहाँ पर जो n है वह ऑर्बिट को डिनोट करता है। किसको डिनोट करता है, ऑर्बिट को डिनोट करता है। जैसे समझिएगा यहाँ पे पहला ऑर्बिट कौन सा है, के, तो मैं n की मान पहला है ना, तो n की मान कितने रख दूँ, जब 1 रखूँगा ना तो ये इस फार्मूले पे मैं ऐड करता हूँ। तो आप देखिएगा 2 × 1 की अब यदि स्क्वायर करता हूँ है तो 1 की स्क्वायर क्या होता है, 1, और 2 × 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसके बाद दूसरे नंबर का है तो n की मान कितने हम रख लेंगे, 2 रख लेंगे। तो 2 × 2 का स्क्वायर, 2 दूनी 4 और 4 दूना कितना हो जाएगा, 8 आ जाएगी। इसके बाद ये तीसरे नंबर का कक्ष है तो n का मान कितना रख लेंगे, हम 3 रख लेंगे। तो n की मान 3 रखेंगे तो 2 × 3 का स्क्वायर, 3 जा कितना होगा 9, और 9 2 जा 18 आ जाएगा। इसके बाद ये चौथे नंबर का कक्ष है तो n का मान 4 रखने के बाद क्या आएगा भाई, तो n के बाद n की मान जब 4 रखेंगे ना तो 4 की 16 और 16 दूनी कितना आ जाएगा, 32। इस प्रकार से आप आगे की कक्षाओं में भी इलेक्ट्रॉनों को फिल करवा सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे आप याद रखना कि के कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, एल में कितना होता है, 8, एम में कितना होता है, 18, और एन उपकक्षा में कितने होते हैं, 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके बाद देखिए ध्यान से, इसके बाद आपको बता दूं कि यहाँ पे n² की यदि हम बात करें तो n² ऑर्बिटल्स को फॉलो करते हैं। ऑर्बिटल्स मतलब होती है हिंदी में इसे उपकक्षा कहा जाता है। यह उपकक्षा को डिनोट करता है। जैसे थोड़ी देर बाद मैं इसको ही समझाने वाला हूँ कि उपकक्षा क्या होते हैं। तो उपकक्षा सभी कक्षाओं में 4-4 ऑर्बिटल्स होते हैं, 4-4 उपकक्षाएँ होते हैं। जैसे देखिएगा ध्यान से, इसको एक बार नोट कर लेना। जैसे समझिएगा एक कक्षा था, एल, एम और एन कक्षा था। यहाँ पे ऑर्बिटल्स की बात करेंगे, ऑर्बिटल्स की बात करेंगे तो यहाँ पे 4 s, p, d, f, ये 4 ऑर्बिटल्स हैं। s में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होगा, 2। p में कितना होगा भाई, तो p में होता है 6। d में कितना होता है 10, और f में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होता है 14। इसको आपको याद रखना है। आपसे पूछ लिया जाएगा कि इस उपकक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होता है, तो क्या बतानी है, 2। p उपकक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होगा, तो क्या बताना है, 6। d उपकक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होगा, तो 10। और f उपकक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना बताना है, 14 बताना है। इन सभी में 4-4 जब होते हैं तो समझिए किस प्रकार होता है। जैसे यहाँ पे के, तो के पहले नंबर का है ना, तो इसमें कौन सा होगा उपकक्षा, सिर्फ और सिर्फ एक उपकक्षा होगा, कौन सा, s वाला। एल दूसरे नंबर का है, इसमें 2 उपकक्षे होंगे, s भी होगा और कौन होगा, p भी होगा। इसके बाद
एम आ गया, तो एम जो यहाँ पे आपका है वो एम तीसरे नंबर का है, तो इसमें कितना उपकक्षा होंगे, 3 होंगे, है ना। एस भी होगा, पी भी होगा, और कौन सा होगा, डी। एन की बात करेंगे तो इसमें चारों होंगे, एस, पी, डी और कौन सा, एफ। इस प्रकार उपकक्षाएं होती हैं। और मेनली रूप से आपसे यहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार से किया जाएगा, प्रश्न एग्जाम में कैसे आता है, उसको ध्यान से समझिएगा क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पे आपको बता दूं कि ये आपका कितने नंबर का कक्षा था, ये आपका 1 नंबर का था, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर का था। तो यहाँ पे इसमें कितने थे, एक उपकक्षा था सिर्फ और सिर्फ एस, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम कौन सा, पहले नंबर का था, एक्स ऑर्बिटल था, तो इसको लिख दिया 1s। ये दूसरे नंबर का है, इसमें 2 था, एस और फिर दोनों, तो इसको मैं लिख दूंगा 2s और कौन सा, 2p। इसके बाद ये तीसरे नंबर का है, तो इनमें कौन कौन से थे, एच भी था, पी भी था और डी भी था, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 3s, 3p और क्या लिख देंगे, 3d। और इसमें चारों होगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका 4s, 4p, 4d और क्या हो जाएगा, 4f हो जाएगा। तो यहाँ पे नंबर वाइज आपको डिनोट करते जाना है। जैसे चौथे नंबर था तो चौथा में लगा दिया, सब में 4 4 लगा दिया, वही चारों आपका ऑर्बिटल्स होंगे, एस भी होगा, पी, डी और एफ होगा। इसके बाद देखिए ध्यान से, इसके बाद आपको इसको कैसे सीरीज में सजाना है, तो इसको इस प्रकार से हम सजा लेते हैं। पहले लिखते हैं 1s को, इसके बाद लिखेंगे 2s को, इसके बाद 2p, इसके बाद 3s, इसके बाद 3p, इसके बाद 3d, इसके बाद 4s, फिर 4p, 4d और 4f। इस प्रकार से इसका डिनोट किया जाता है। एग्जाम में ए वाली आपको दे दिया जाएगा और पूछेगा कि निम्न में से कौन सा क्रम इसका सही है। अब बात करेंगे कि जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो क्या इसी प्रकार से हमें लिखना होगा, तो नहीं। उस समय क्या होता है कि जब एनर्जी बेसिस की हम बात करते हैं, एनर्जी बेसिस की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्रम की बात करेंगे ना, तो वहाँ पे क्या होगी, एक कक्षा थोड़ा सा पलट जाता है ना। जैसे क्या होगा, 3d 4s के क्या हो जाएगा, बाद में आ जाएगा, है ना। तो ऊर्जा के क्रम पर क्या होता है, इस प्रकार से नहीं आता है, ठीक है। जैसे मैं एक आपको तरीका बता रहा हूँ, उस तरीका से आपको आसानी से निकल जाएगा। देखिएगा उसको कैसे ऊर्जा के बेसिस पे इसे सेट किया जाता है। आपको क्या करना है, इस प्रकार से ऐसे बना लेना डायग्राम। जैसे पहले को मैंने लिख लिया 1s, इसके बाद दूसरे को लिख लिया 2s, फिर 2p, फिर से लिख लिया 3s, 3p और यहाँ पे लिख लिया 3d, 4s, 4p, 4d और यहाँ पे हो गया 4f। इसके बाद 5s, 5p और क्या हो जाएगा 5d, फिर 6s, 6p, 7s। इस प्रकार आपको बना लेना है। और देखिए इसको इस तरीक़ा से ऐसे काटते जाना है, इस प्रकार से। और जो आपका शेड्यूल बनेगा ना, इसी अनुसार ये ऊर्जा के बेसिस पे क्या होंगे, सेट हो जाएंगे, है ना। तो इस प्रकार से हम इधर की ओर चलेंगे, तीर हमारा इधर की ओर है तो हम इधर से चलेंगे। पहले किसको लिखेंगे, हम 1s को लिखेंगे। यह एनर्जी बेस पे है जी, ये किसके बेस पे, एनर्जी बेस्ड पे है। जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो इस प्रकार से ही हमें डिनोट करना होगा, है ना। यहाँ पे समझिएगा, इसके बाद आ जाएगा 2s, इसके बाद इधर से फिर आएगा तो पहले कौन आ रहा है, 2p, फिर यहाँ पे आ गया 3s, फिर इसके बाद आ जाएगा यहाँ से क्या 3p, फिर नीचे आ जाएगा 4s, फिर ऊपर से आ जाएगा 3d, फिर आ जाएगा 4p, इसके बाद आ जाएगा 5s, इसके बाद आ जाएगा फिर से यहाँ पे 4d, फिर इसके बाद आ जाएगा 5p और इसके बाद आ जाएगा 6s। इस प्रकार से आप आगे की ओर कर सकते हो क्रम। फिर यहाँ से 4f, 5d, 6p और 7s, 4f, 5d, 7p और 7s। इस प्रकार से एनर्जी बेस पर इसको आप सेट कर सकते हो।
और ये जो एनर्जी बेस पे सेट किया गया है इसे कहा जाता है अफबाऊ प्रिंसिपल। अफबाऊ सिद्धांत के अनुसार यह लिखा जाता है। मतलब क्या है कि एक अफबाऊ नाम का साइंटिस्ट था जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए ऑर्बिटल्स को क्या किया था, ऊर्जा के बेसिस पे उसको सजा दिया था। उसी को आज हम जानते हैं एनर्जी बेस के आधार पे सर ऑर्बिटल को जो आप डिनोट करते हैं वह अफबाऊ प्रिंसिपल के नाम से जाना जाता है। तो इसको आप एक बार नोट करिएगा, इसको एक बार आप नोट करिएगा। और इसके बाद देखिए ध्यान से, इसके बाद देखिएगा ध्यान से आगे हमें कैसे नोट करना है। जैसे आपको बता दूं, कोई हमारे पास एलिमेंट है Na सोडियम और इसका एटॉमिक नंबर जो होता है वह कितना होगा, 11 होगा। कितना होगा, 11 होगा। और इसको हम जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो हम पहले कक्षा का नाम लिख लेते हैं, ऑर्बिट का नाम लिख लेते हैं KLMN, यही हमारे पास ऑर्बिट था। और जब इसका एटॉमिक नंबर 11 है तो पहले K में कितने था भाई इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन ही रख सकते हैं। L में 8 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, M में 18 इलेक्ट्रॉनों को मैक्सिमम रख सकते हैं और N में 32 इलेक्ट्रॉन ही रख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, K वाली में हम पहले 11 को तोड़ेंगे तो पहले मैंने इसमें 2 इलेक्ट्रॉन को दे दिया। L की बात करेंगे तो L वाले में क्या होगा, 2 के बाद कितना बच गया हमारे पास, 9 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं और इसमें तो 9 इलेक्ट्रॉन देंगे नहीं, मैक्सिमम कितना देंगे, 8 इलेक्ट्रॉन ही देंगे। अब जो 1 इलेक्ट्रॉन बच गया ना वो किस में चला जाएगा, M में चला जाएगा, है ना। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 2 8 1। इस प्रकार से आपको तोड़ना होता है। जैसे देखिए यहाँ पे आपका क्लोरीन है Cl का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17। अब 17 की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको बता दूं कि इसमें आपको कितना हो जाएगा, पहले तो आपको लगा देना है 2 यहाँ पे दे देना है, 8 यहाँ पे दे देना है, 2 8 कितना हो गया, 10 बचा कितना, 7। तो 7 जो बचा वो अंतिम कक्षा में डाल देंगे, किसमें, M वाले में। तो 2 8 7 किसका हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्लोरीन का। इस प्रकार आप बहुत सारी चीज़ों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हो, ठीक है। इस प्रकार आप बहुत सारे चीज़ों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। जैसे एक मैंने दे दिया आपके लिए, अभी आपने निकाल के दिखाइएगा, जिंक जिसका एटॉमिक नंबर 30 है, इसका दिखाइए। और एक आपका लिख लीजिए जिसका एटॉमिक नंबर आपका मैग्नीशियम, जिसका एटॉमिक नंबर आपका 12 है। इन दोनों का एक बार आप मैसेज करिएगा, इन दोनों को देखिएगा। कुंदन गुप्ता किसके बनाना है, 46 का बनाना है तो आप बना लीजिए ना आसानी से। 46 का बनाना है तो 2 हो गया, 8 हो गया, 18 हो गया। तो 18 2 20 और 8 कितना हो गया भाई, 28 हो गया। और फिर 28 दूनी 40 ना, 2 8 18 हो गया ना। इसके बाद आप लगा लो 17 और 1, है ना, कितना हो जाएगा, 18 दूनी 36 और 10 46। ए हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, है ना, ए हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। 2 8 18 17 1 हो जाएगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आप आसानी से निकाल सकते हैं। नहीं, मौसमी सा 38 का 2 8 18 हम नहीं लिख सकते हैं, 2 8 18 हम नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं इसके बारे में भी बताऊंगा कि 2 8 18 हम कहे नहीं लिख सकते हैं। थोड़ा सा समझिएगा, केमिस्ट्री में एक रूल पढ़ना होता है, केमिस्ट्री में एक रूल पढ़ना है जिससे हम नाम देते हैं स्टेबिलिटी रूल या ऑक्टेट रूल के नाम से जानते हैं। तो थोड़ा सा जानिएगा उसे। यहाँ पे कह रहा है एक कंडीशन भी होता है KLMN के साथ कि उसको अंतिम कक्षा में अंतिम ऑर्बिट वाला जो भी हमारा सेल बचेगा उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ही रह सकते हैं। क्यों रह सकते हैं, क्योंकि जब तक उसका पहले वाला कक्षा पूरी तरह से भर नहीं जाता है तब तक उसके आगे हम इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र नहीं करते हैं। इसी को हम ऑक्टेट रूल का नाम देते हैं। जैसे समझिएगा थोड़ी सी पॉइंट को, यहाँ पे आपने 38 की बात की तो 38 को पॉइंट को हम इस प्रकार लिखेंगे 2 8
10 हो गया। बचा हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन, 28 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं। और 28 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं भाई, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, इसके बाद लिखेंगे 18, कितने हो गए, 18 2 20 और 8 28 हो गए। 10 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, तो पहले हम दे देंगे 2 और जितना भी बचाना उसको हम क्या दे देंगे, यहाँ पे लगा देंगे। तो 8 2 10 और 8 2 10 20 और 10 30 और 8 कितना हो जाएगा, 38। तो इस प्रकार आप मौसमी साजी 38 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। 2 8 18 8 2, है ना। इस प्रकार इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। इसके बाद देखिए ध्यान से, इसके बाद आपको यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, ऑक्टेट रूल, इसे कहते हैं अष्टक नियम। अष्टक नियम याद रखना, केमिस्ट्री में बहुत ही मायने रखता है अष्टक नियम। क्या मायने रखता है भाई, देखिए ध्यान से, यहाँ पे याद रखिएगा, ऑक्टेट रूल याद रखिए, कहता है कि किसी भी एलिमेंट को अस्टेबल होने के लिए, किसी भी एलिमेंट को अस्टेबल होने के लिए अंतिम कक्षा में या तो 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, या तो 0 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, या फिर 8 इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए, है ना। यह ऑक्टेट रूल कहता है। ऑक्टेट रूल क्या कहता है कि किसी भी एलिमेंट को अस्टेबल होने के लिए अंतिम कक्षा में बाहरी ऑर्बिट में या तो 0 इलेक्ट्रॉन हो, या तो 2 इलेक्ट्रॉन हो, या फिर 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। 0 और 2 किसके लिए वैलिड है भाई, तो यह हाइड्रोजन और हीलियम के लिए ही वैलिड है। हाइड्रोजन और हीलियम के लिए कहता है कि वे तभी अस्टेबल हो सकते हैं जब उसकी बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, तो वह क्या होगा, अस्थाई एलिमेंट माने जाएगा। बाकी जितनी भी आपका पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट है ना, उस सभी एलिमेंटों को अस्थाई होने के लिए कितनी एलिमेंट की आवश्यकता पड़ेगा, 8 एलिमेंट की आवश्यकता पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल में आपको दे दूं, यहाँ पे जितने भी नोबेल गैसेस हैं, जितने भी नोबेल गैसेस हैं, वो सभी क्या हैं भाई, वो सभी अस्टेबल गैसेस हैं। क्या हैं, अस्टेबल गैसेस हैं। वो किसी से कोई रिएक्शन नहीं करते, है ना, नॉन रिएक्टिव गैसें हैं। किसके अंदर, नोबेल गैस जितने भी हैं उन सभी के आउटर लेयर में, बाहरी कक्षा में कितनी इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है। और यही जो नियम है भाई, इसी नियम को हम कहते हैं ऑक्टेट रूल या फिर स्टेबिलिटी, है ना। स्टेबिलिटी का जो केस दिखाता है ना, वह ऑक्टेट रूल पर ही हम नियम फॉलो करते हैं। इसके बाद देखिए ध्यान से, इसके बाद देखिए ध्यान से, इसके बाद आपको आगे क्या याद रखना है, तो आगे आपको क्या याद रखना है देखिएगा। कुंदन जी आप 60 का कर लीजिए ना। जैसे 60 के आपको बता दूं तो देख लीजिएगा थोड़ा सा। पहले हम तो लिख लेंगे 2 8 18, है ना, कितना हो गया, 18 2 20 और बच गया कितना, 28। इसके बाद हम अंतिम में 2 दे दिए, ठीक है। इसके बाद कितना हो गया, 18 2 20 और 10 30, बच गया हमारे पास कितना, 30 बच रहा है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 26 और इसके बाद कर देंगे यहाँ पे कितना, एक K हो गया, L हो गया, M हो गया और N हो गया। इसमें 32 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, तो जो बच गया वो दे दो ना, कितना हो जाएगा, 30 और 2। तो ये आपको हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 18 30 2। ये हो गया आपका 60 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। 60 हो गया ना, 20 और 10 30 और 30 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 32 नहीं देंगे ना, हमने कहा कि अंतिम कक्षा में पूर्ण इलेक्ट्रॉन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसके आउटर लेयर में 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, है ना। जब 32 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो क्या किसी से शेयर कर सकता है या किसी से ले सकता है, नहीं ले सकता है। उसके आउटर लेयर में 2 इलेक्ट्रॉन होना ही चाहिए। अब 2 के बाद इसको हम नहीं आगे बढ़ाएंगे, 2 3 नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि N में मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं और जब तक इसमें 32 इलेक्ट्रॉन नहीं होता तब तक इसको नहीं बढ़ाएंगे। जब इसमें 32 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, जैसे कि हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन बच गया तो फिर हम इधर 3 दे देंगे इसको, है ना। 4 बच गया तो फिर 4 दे देंगे और कहाँ तक देंगे, इसको 8 तक देते जाएंगे, है ना। 8 होने के बाद फिर आगे नहीं बढ़ाएंगे, फिर से इधर 2 दे देंगे,
है ना। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया जाता है। बिल्कुल कुंदन जी, हाइड्रोजन और हीलियम में ही मैंने 2 बताया है। हाइड्रोजन और हीलियम के लिए ही 2 है, बाकी सभी के लिए 8 होगा, है ना। बाकी सभी के लिए कितना होगा? 8 होगा। चलिए देखिए, थोड़ा सा मैंने पिछले क्लासों में एक बात आपको बताया था एटम की पार्टिकल के बारे में, एटम के मौलिक कणों के बारे में बताया था। एटम के मौलिक कण में मैंने 3 पार्टिकल को पढ़ाया था आपको, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ाया था। तो आपको बता दूं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये तो इनके क्या है? पार्टिकल है एटम का, है ना। इनके अंदर जो कण पाए जाते हैं वो पार्टिकल है। पर बात करते हैं हम यहाँ पे कुछ एटम के अंदर बहुत सारे सब पार्टिकल भी होते हैं, सब पार्टिकल भी होते हैं, जिससे हम उप परमाणविक कण कहते हैं। उप परमाणविक कण के नाम देते हैं और उप परमाणविक कण से क्वेश्चन डायरेक्ट 1 लीनियर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल के लिए आपको क्वेश्चन देता हूं मैं, यहाँ से आपको से पूछ लेगा कि बताओ भाई, फोटोन की खोज किसके द्वारा किया गया था, है ना। इसी प्रकार आपसे कह देगा कि बताओ भाई, यहाँ पे न्यूट्रिनो का खोज किसके द्वारा किया गया, न्यूट्रिनो का खोज किसके द्वारा किया गया। ये सारे क्या है? ये सारी सब पार्टिकल है, उप परमाणविक कण है, जो मिलकर आपस में परमाणु का निर्माण करते हैं। ठीक है। कुंदन गुप्ता जी, क्या क्लियर नहीं है आपका? क्लियर क्या नहीं है? एक बार आप दोबारा इस वीडियो को देखिएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मैं बहुत ही आसान तरीका से बताया है। चलिए देखिए ध्यान से। इसके बाद जैसे पहला आपको बता दूं, सब पार्टिकल में पहला आप याद रखना पॉजिट्रॉन। क्या याद रखना है? पॉजिट्रॉन के बारे में याद रखना है। तो पहला आपको याद रखना, पहली बात तो पूछेगा कि पॉजिट्रॉन क्या है, तो कहना कि पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का क्या भाई? एंटी पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन का क्या है? एंटी पार्टिकल है ना। यह इलेक्ट्रॉन का एक एंटी कण है, इलेक्ट्रॉन के ही जैसा बिहेव करता है, उसके जैसा ही इसका मास है, उसके जैसा ही इसका चार्ज है। तो बात करेंगे कि इसका सबसे पहली बार खोज किसके द्वारा किया गया था, तो आपको याद रखना है एंडरसन के द्वारा इसका खोज किया गया था। एंडरसन एक साइंटिस्ट था जिसने पॉजिट्रॉन के बारे में बताया और कहा कि इसका मास, इस पर चार्ज, सभी जो होते हैं भाई वह इक्वल होते हैं किसका? इलेक्ट्रॉन के मास और चार्ज के। इसका जो चार्ज है वह इलेक्ट्रॉन के चार्ज और इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर ही होते हैं। पॉजिट्रॉन का चार्ज और क्या होते हैं? मास। तो यहाँ पे आप इतना याद रखना। इसके बाद दूसरा एंटी कौन आपको बता दूं, मेसॉन। कौन सा है? मेसॉन। यहाँ तक में किसी को दिक्कत नहीं है। पॉजिट्रॉन, हाँ जी, एंडरसन किया था पिंटू जी। इसके बाद देखिए ध्यान से, मेसॉन की बात करेंगे तो मेसॉन का जो खोज किया गया था और युकावा के द्वारा किया गया था, युकावा के द्वारा किया गया था। और इसका मास जो होता है भाई वो बहुत ही नगण्य होता है, बहुत ही न्यूनतम होता है और चार्ज तो बिल्कुल जीरो ही होता है। चार्ज कितना होता है? जीरो होता है। इसके बाद एक का नाम है आपका जिसके बारे में आपसे पूछ ली जाती है, न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो, तो न्यूट्रिनो के बारे में बता दूं, इसकी खोज किया गया था पाउली के द्वारा। पाउली के द्वारा इसका खोज किया गया था। और न्यूट्रिनो के बारे में आपको बता दूं कि इसका द्रव्यमान जो है भाई, न्यूट्रिनो का जो द्रव्यमान है वह न्यूनतम होता है, बहुत ही कम होता है। इसके बाद एक इलेक्ट्रॉन और एक पार्ट का और याद रखना है, जैसे अभी कहा मैंने फोटोन। ये सारे 1 लीनियर में पूछ लेते हैं। तो फोटोन का खोज किसने किया था? आइंस्टीन के द्वारा किया गया।
फोटोन का खोज किसने किया? आइंस्टीन के द्वारा किया गया था फोटोन का खोज। इसके बाद देखिए ध्यान से, एक कण और है जो आपको बता दो, यहाँ पे दिखेगा ना, जैसे देखिएगा फोटोन, इसके बाद आपको बता दूं क्वार्क, है ना, क्वार्क। क्वार्क का नाम आपने शायद सुना होगा, बहुत विद्यार्थी नहीं भी सुने होंगे। तो क्वार्क के बारे में समझिएगा, क्वार्क क्या है। ये जो क्वार्क है भाई, ये बहुत ही स्मॉलेस्ट कण है, बहुत ही स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। कहा जाता है कि दो क्वार्क आपस में मिलकर एक प्रोटॉन का निर्माण करते हैं, एक प्रोटॉन का निर्माण करते हैं, तथा यही क्वार्क मिलता है तो आपस में क्या निर्माण होता है? न्यूट्रॉन निर्माण होता है। तो यदि आपसे कभी पूछ लिया जाए कि बताओ भाई प्रोटॉन आप किसके मिलने से बनते हैं, तो क्या बताना है? क्वार्क के मिलने से आपस में बनते हैं कौन? प्रोटॉन, है ना। तो इतनी बातों को आपको यहाँ पे याद रखना था। यहाँ तक में किसी का दिक्कत तो नहीं है, यहाँ तक में किसी को दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए आगे, देखिए ये थी सब पार्टिकल किसका? एटम का। अब आपको बताना है, क्या बताना है? अब आप बताइएगा कि यहाँ तक में किसी का डाउट है क्या? क्योंकि एटम वाली पार्ट आपका कंप्लीट हुआ, जितना आपको चाहिए था, रिक्वायरमेंट था आपका, सारा चीज़ मैंने दिया। न्यूट्रिनो का द्रव्यमान न्यूनतम होता है जी, है ना, मिनिमम देता है। इसका द्रव्यमान बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम होता है। इलेक्ट्रॉन की कई गुना, 274 गुना कम होती है, बहुत ही कम होता है। और किसी का कोई प्रॉब्लम? चलिए देखिए ध्यान से, आगे बात करें, आगे की ओर बात करें क्या? चलिए आगे की ओर बात करते हैं हम। तो आगे हमें बात करना है नोबेल गैस। नोबेल गैस, नोबेल गैस के बारे में क्या जानना है, थोड़ी सी समझिएगा आप। तो आपको बता दो नोबेल गैस के बारे में, पहली बात तो इसको समझिएगा, इसकी बहुत तरीका का नाम है। जैसे पहला नाम हो गया नोबेल गैस, इसका दूसरा नाम है जीरो गैस भी कहा जाता है। इसी को कहा जाता है जीरो वाइलेंस गैस, जीरो वाइलेंस गैस। और इसी को कहा जाता है नॉन रिएक्टिव गैस, नॉन रिएक्टिव गैस। इसी को कहा जाता है फ्री गैसेस, फ्री गैसेस। और इसी को कहा जाता है 18 ग्रुप्स गैसेस, 18 ग्रुप गैसेस के नाम से भी इसे जानते हैं। तो इतने नामों से नोबेल गैसें को जाना जाता है। कौन कौन से नाम जानते हैं भाई? इसके बाद देखिए कौन कौन से नाम जानते हैं। पहला जीरो गैसेस, दूसरा जानते हैं जीरो वाइलेंस गैसेस, नॉन रिएक्टिव गैसेस, फ्री गैसेस, 18 ग्रुप्स गैसेस। इन सब का रीजन है, ये सारे नोबेल गैसें थे। तो आपको बता दूं कि ये पीरियोडिक टेबल में, ये पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 18 में है। यह पीरियोडिक टेबल के ग्रुप कौन से में है? 18 में स्थित किए गए हैं। और इन सब का जो वाइलेंसी होता है ना, उन सब का वाइलेंसी कितना होता है? जीरो होता है। कितना होगा? जीरो होगा। जब वाइलेंसी जीरो होगा तो वाइलेंसी जीरो होने के मतलब कि उसके आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन 1 2 3 या कुछ भी नहीं होंगे जब जीरो होंगे। और जब इलेक्ट्रॉन जीरो होंगे तो वह रिएक्शन किसी से करेगा क्या? उसके पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं है रिएक्शन करने के लिए, तो करेगा क्या? नहीं करेगा। इसलिए इसे कह दिया जाता है नॉन रिएक्टिव गैस कहा दिया जाता है। वाइलेंस जीरो है तो कह दिया जाता है जीरो वाइलेंस गैस। कभी कभी इस 18 ग्रुप को कहा जाता है जीरो ग्रुप। क्या कहा जाता है? जीरो ग्रुप भी कहा जाता है। तो इसी 18 ग्रुप वाले को नाम दी जाती है जीरो ग्रुप गैस, है ना। इसीलिए मैं यहाँ पे कह दिया हूँ जीरो गैसेस। तो कितने नामों से इसको हमने जाना? इसको हमने जाना जीरो गैस, जीरो वाइलेंस गैस, नॉन रिएक्टिव गैसेस, फ्री गैसेस और 18 ग्रुप्स गैसेस।
अब इन अक्रिय गैसेस की संख्या कितनी है? 6 है। कितने संख्या बताना है आपका? 6 संख्या बतानी है। जैसे कौन कौन सी है भाई? 6। तो समझिएगा यहाँ पे कौन कौन से 6 हैं आपका। पहला आपको याद रखना है हीलियम को, दूसरा याद रखना है नियॉन को, तीसरा याद रखना है आर्गन को, चौथा क्रिप्टन, पांचवा जेनॉन और छठा आपका है रेडॉन। कौन सा है? रेडॉन। तो ये हैं आपके 6 नोबेल गैसेस, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन। हीलियम कितने पर आता है? 2 पर, नियॉन कितने पर? 10 पर, आर्गन 18 पर, क्रिप्टन 36 पर और जेनॉन 54 और रेडॉन आ जाएगा कितने पर? रेडॉन आ जाएगा 86 पर। तो इसका एटॉमिक नंबर भी आपको याद रखना है 2, 10, 18, 36, 54 और कितना? 86, है ना। ये इनका क्या है? एटॉमिक नंबर है। आसान याद करने की तरीका बहुत ही आसान है। जैसे देखिए कैसे याद करिएगा आप, जिसे समझिएगा कैसे याद करिएगा आप। मैंने क्या किया कि पहले 2 में 8 को प्लस किया, फिर से 8 को प्लस कर लिया, फिर से 18 को प्लस कर लिया, फिर से 18 को प्लस कर लिया और फिर कितना प्लस कर दिया? 32। बस आराम से आप भी निकाल सकते हो। 8 8 जोड़ा, फिर 18 18 जोड़ा और फिर कितना जोड़ दिया? 32 जोड़ दिया और यहाँ पे आपका निकल गया सभी नियॉन गैसों का क्या निकल गया? तो उसका एटॉमिक नंबर निकल गया, है ना। तो यहाँ से आपको याद हो जाएगा। इसके बाद देखिए जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का का आपका प्रैक्टिस चाहिए, कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए देखिए एक दो आपको बता दूं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कैसे। जैसे देखिए आपको बता दूं, यहाँ पे आप लिख लेना 18। मान लो किसी एलिमेंट, कोई एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 18 है, तो पहले उसको हम कैसे तोड़ेंगे? 2 तोड़ेंगे, फिर 8, फिर कितना बच गया हमारे पास? 10 बच रहा है ना। तो आप 10 को क्या करोगे यहाँ पे ना, 10 बच रहा है तो 10 डायरेक्ट नहीं दोगे, पहले 2 दे देना और जो बचेगा ना उसको फिर दे देना यहाँ पे। तो ये हो गया, क्या हो गया? 18 वाला का 2 8 ही बच रहा था ना हमारे पास। 10 तो हो गया, 18 10 चला गया, 8 ही बचा ना। 2 दे दो पहले और फिर जो बचा उसको क्या लगा देंगे? बाद में लगा देंगे। तो 2 8 6 2 हो जाएगा। जैसे मैंने मान लिया कि एक 24 को ले लिया, है ना। इतना हार्ड नहीं पूछेगा, खूब पूछेगा तो आपको 30 तक पूछेगा, है ना, इससे ज़्यादा नहीं आते हैं। तो यहाँ पे बात करेंगे 24 का, तो फिर वही आज 2 8 कितना बच गया हमारे पास? 10 हो गया, 14 बच रहा है, पहले मैंने 2 दे दिया, है ना। 2 दे दिया, कच्छा लिख लिया करो KLMN। इसमें 2 होते हैं, इसमें 8 होते हैं, इसमें 18 होते हैं और इसमें कितना होता है? 32 होता है। इसमें 8 होता है तो 8 दे दिया, इसमें 14 होता है तो 14 बचा हमारे पास कितना है? हमारे पास तो बच रहा है कितना? 8 2 10 2 12 और 12 और बच रहा है तो हमने 12 को यहाँ पे क्या कर दिया? दे दिया। तो इस प्रकार आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। चलिए जैसे मैं एग्जांपल में दे दूँ, आप घर पे कर लेना। 38 को करना, 36 को करना, 32 को करना, 47 को करना और एक आप 56 को भी कर लेना। तो इतने एग्जाम्पल आपके लिए है, इसको आप कर लीजिएगा, ठीक ना। इतना में आपका क्लियर हो जाएगा, इतना में आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए देखिए नोबेल गैसें की बात कर रहे थे। हाँ जी, मौसमी सा लास्ट में 2 ही रखना है, हमेशा 2 रहना ही चाहिए, है ना। यदि जैसे कि अंतिम कैसा, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ 9 का, तो ये हो जाएगा आपका 2 8 1।
अब यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं, तो हम दो रखेंगे कहाँ से, है ना। तो यहाँ पे आपको कितना रखना होगा, यहाँ पे आपको रखना होगा सिर्फ और सिर्फ एक ही रखना होगा। इसके बाद देखिए जितना इलेक्ट्रॉन बचेगा उतना ही हम डालेंगे ना। चलिए बात करते हैं, अपन नोबेल गैसें की बात कर रहे थे। तो नोबेल गैसों में आपको पहला गैस हम बता दें किसके बारे में, हीलियम के बारे में। हीलियम के बारे में आपको क्या क्या पॉइंट याद रखना है, तो देखिएगा पहली बात कि हीलियम जो है भाई यह मोस्ट लाइटेस्ट नोबेल गैस, सबसे हल्की नोबेल गैस है, सबसे हल्की नोबेल गैस। तो आपसे कहेगा कि सबसे हल्की नोबेल गैस बताइए, तो क्या बताना होगा, हीलियम के बारे में बताना होगा। इसके बाद आपको इसमें क्या बताना होगा भाई, तो इसमें आपको बता देना होगा कि मोस्ट अबाउंडेड, यहाँ पे लिखना है सेकेंड मोस्ट अबाउंडेड इन यूनिवर्स, ब्रह्मांड में दूसरे सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला गैस, दूसरा सर्वाधिक मात्रा में गैस है, ब्रह्मांड में दूसरा सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला गैस है। तीसरा बात याद रखना होगा इसके लिए कि ये जो हीलियम है भाई, इसकी सबसे पहली बार खोज किया गया था फ्रैंकलैंड के द्वारा इसका पता लगाया गया था। और हीलियम में आपको क्या याद रखना है कि लेस सोलुबल इन ह्यूमन बॉडी, या फिर ह्यूमन बॉडी, या फिर ह्यूमन ब्लड भी लिख सकते हो आप। मानो रक्त में सबसे कम मात्रा में घुलने वाली गैस, सबसे कम मात्रा में घुलने वाला गैस है। ये बहुत बार क्वेश्चन किया जा चुका है कि मानव रुधिर में सबसे कम मात्रा में घुलने वाली गैस कौन सा होता है, तो आपको क्या बताना है, हीलियम है। हीलियम के बारे में और क्या याद रखोगे भाई, तो हीलियम के बारे में याद रखना कि इसका जो हम यूज करते हैं ना, वह कहाँ करते हैं। तो देखिएगा ध्यान से, इसका यूज हम पहली बार कर लेंगे स्कूब डाइवर्स में कर लेते हैं, या फिर इसी को कहा जाता है सी डाइवर्स। हिंदी में कहते हैं इसे गोताखोर। जो पानी में पनडुब्बी होते हैं ना, जो गोताखोर होते हैं, जो डुबी लगाते हैं, सामानों को पकड़ने की काम करते हैं पानी के अंदर, उन्होंने भी अपना सिलेंडर के अंदर क्या भरे रखते हैं, तो उन्होंने भी सिलेंडर में अपना भरे होते हैं ऑक्सीजन के साथ साथ हीलियम को भरे होते हैं, है ना। ये आपकी होता है हीलियम, यहाँ पे 15% में हीलियम होती है और 85% पे क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। हीलियम क्यों भरते हैं भाई, तो हीलियम क्यों भरते हैं, तो अभी आपको बताया कि हम मानव रुधिर में, यह मानव के ब्लड में, ह्यूमन ब्लड में सबसे कम मात्रा में घुलता है ना। तो कम मात्रा में घुलेगा तो रिएक्शन भी कम दिखाएगा, जब रिएक्शन कम दिखाएगा तो हमारा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और हम आराम से ऑक्सीजन को लेते रहेंगे, है ना। यही कारण है कि हीलियम को क्या करते हैं, सी डाइवर्स या स्कूब डाइव जो गोताखोर होते हैं वह अपने सिलेंडरों में भरा करते हैं। इसके बाद देखिए ध्यान से, इसी हीलियम का यूज अपन कर लेते हैं, कहाँ, तो आपको बता दूं, गैस वाली जो आपका बैलून होता है, उस बैलून में इसका यूज कर लेते हैं। गैस बैलून में इसका यूज कर लेंगे, जिसे हम गुब्बारे कहते हैं। तो गुब्बारे में भी क्या भरा जाता है, हीलियम। 85% तो भरा जाता है नाइट्रोजन, और इसके बाद 15% के रूप में भरा जाता है हीलियम, सॉरी नाइट्रोजन नहीं, हाइड्रोजन होता है 85%। और इसी आपका हीलियम गैस का यूज किया जाता है एरोप्लेन के टायरों में,
के टायरों में ठंडी के मौसम में, विंटर के सीजन में ठंडी के मौसम में एरोप्लेन के टायरों में भी इसका यूज किया जाता है। किसका? हीलियम गैस का। तो इतने जगहों पे इसका यूज करते हैं। तो हीलियम के बारे में इतना पॉइंट आपका क्लियर हुआ। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर किसी का कोई डाउट है तो आप कर सकते हो हीलियम को लेकर। ऐसे हीलियम का बारे में पता ही है कि एटॉमिक नंबर इसका कितना होता है? 2 होगा। कितना होता है? 2 होता है। तो यहाँ तक में दिक्कत नहीं है। हाँ जी पिंटू जी, एरोप्लेन के टायर में भी भरा जाता है। एरोप्लेन के टायर में भी भरा जाता है, ठंडी के मौसम में भरा जाता है ना, न कि समर के मौसम में, गर्मी के मौसम में। बिल्कुल, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन और रेडॉन है। रिएक्टिव रेडॉन यहाँ तक में किसी का दिक्कत नहीं है। चलिए आज के लिए बहुत ही काफ़ी है। अगले क्लास में हम इसी नोबेल गैसों के आगे पढ़ेंगे। जैसे हमारे पास बच रहा है नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन के बारे में चर्चा करेंगे और इनसे काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आपको निकलने वाले हैं, है ना। ऊर्जा की सीरीज पर आपको एक बार चाहिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का सीरीज, तो देख लीजिए। आपको क्या करना है, इस प्रकार से लिख लेना है 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f। इस प्रकार से आपको बुला लेना है। आप खुद ब खुद इसको सजा पाइएगा, है ना, किसी की हिंट की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। जैसे देखिए, अब यहाँ से आप काटना स्टार्ट कीजिए ऊपर से नीचे की ओर, इस प्रकार से काटिएगा, ऑटोमेटिक आपका सीरीज बन जाएगा, है ना। अब यहाँ पे देखिए, आप पहले लिखिएगा 1s, इसके बाद 2s, इसके बाद फिर ऊपर से कौन आ रहा है, पहले 2p, फिर कौन आ रहा है 2p के बाद 3s, और 3s के बाद फिर कौन आया 3p, 3p के बाद फिर कौन आया 4s, 4s के बाद फिर कौन आया 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s। इस प्रकार से आगे आप कर सकते हो। तो ये था ऊर्जा के बेसिस पे उनका क्रम। तो यहाँ पे नित्य गुप्ता, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इतना में किसी का दिक्कत नहीं है। अब चलिए आज के लिए इतना बहुत काफ़ी है। अगले क्लासों को बीच मत करिएगा। अगले क्लास में हम बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं और आपको इतना विश्वास दिलाऊंगा कि यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आपका एग्जाम में मिलता है, क्योंकि ये बहुत ही रिलेटेड होते हैं। और नहीं भी मिलेगा तो एवरीडे लाइफ में आपको पूरे जीवन में ये सारी चीज़ आपको देखने के मिलेंगे। जैसे आप बल्ब चलाते हो, स्क्रीन टच फ़ोन चलाते हो, लैपटॉप चलाते हो, या फिर एयरपोर्ट इत्यादि पर जाते होंगे तो एयरपोर्ट पे देखते होंगे आप क्या भाई, अलग अलग किस्मों के बल्ब लगा हुआ रहता है। तो सभी में क्या होती है, नियॉन गैस से भरा जाता है। तो कौन सी गैस होते हैं, जैसे आपने सड़क पर देखे होंगे जो लाइट जलता है रेड कलर का, उन गैसों में, या फिर ट्रैफिक वाला जो आपका लाइट होता है रेड या ग्रीन या येलो कलर का, उनमें कौन सी गैस से भरी जाती है। वो सारे क्वेश्चन यहीं से निकलने वाले हैं, नोबेल गैसेस से। तो कल की क्लास आपको बीच नहीं करनी है। ओके, थैंक यू।